दोस्तों, आज पेश है खूनी और कोट। ये एक और चित्र है। आह, बहुत प्यास लगी है मुझे। लाओ मेरे पास आओ। सैकड़ों लोगों का खून पीकर मेरी प्यास नहीं बुझेगी। मैं न कोई इंसान हूँ, न कोई जानवर, न खून का प्यासा खूनी और कोट हूँ। रात का गहरा अंधेरा, कोसों दूर तक फैला घना जंगल, और उस जंगल के बीच में एक कार दौड़ी चली जा रही थी। तभी अचानक घरघराहट कर रुकी। ओह! इस बियान वन में जंगल में कार क्यों रोक दी गौतम? शिल्पा, मैंने कार नहीं रोकी, कार अपने आप रुकी है। शायद कोई पिस्टन में कुछ गड़बड़ हुई है। ओह! यह तो बहुत बुरा हुआ। एक बार फिर स्टार्ट करके देखो, शायद इस बार स्टार्ट हो जाए। कई बार कोशिश कर चुका हूँ, अब तो नीचे उतर कर इंजन ही देखना पड़ेगा। सुनिए, मुझे डर लग रहा है। इस घने जंगल में तुम कार से नहीं उतरो। कोई अजनबी जानवर, कोई जानवर। ओह शिल्पा, तुम भी कैसी बातें कर रही हो? कार की हेडलाइट जल रही है, कोई जानवर पास नहीं फटकेगा। और कार से नीचे उतरकर गौतम ने बोनट को उठाकर इंजन पर झुक गया। शिल्पा, तुम कार को स्टार्ट करके करो, इंजन को देखता हूँ। काफ़ी कोशिश करने के बाद कार से स्टार्ट नहीं हुई। नहीं, मैं यहाँ नहीं रह सकती। आसपास कई घर अवश्य होगा। कार तो स्टार्ट नहीं हुई। शिल्पा, लगता है काली अमावस की रात हम घने जंगल में ही गुजारनी पड़ेगी। जंगल में घर? अरे यहाँ तो जंगली जानवर ही रहते हैं, और जानवर घर बनाकर नहीं रहते। ओह गौतम, तुम मजाक सूझ रहा है। मेरी बैग से जान निकल रही है। घने जंगल में पता नहीं क्या क्या होगा। अरे होगा क्या? कोई शेर, चीते होंगे, कुछ भेड़िए, भूत आदि होंगे। गौतम, तुम प्लीज भूत प्रेतों की बातें मत करो। मैंने कई बार लोगों से सुना है घने जंगल में सब कुछ हो सकता है। गौतम कार का दरवाज़ा खोला। अच्छा बाबा, तुम कुछ नहीं करूँगा। तुम डर लग रहा है तो तुम्हें डर लग रहा है तो थोड़ी काफ़ी पी लो, तब तक शायद पीछे कोई ट्रक आ जाए। शिल्पा थर्मस खोला और देखा चौक पड़ी। अरे इसमें तो एक बूंद भी काफ़ी नहीं है। लेकिन पिछले कस्बे में तो मैंने काफ़ी ली थी, फिर कहाँ गई? गौतम, यह सब क्या हो रहा है? कहीं रात में हम किसी मुसीबत में तो नहीं है? गो शिल्पा, तुम तो बहुत भावुक, छोटी छोटी बातों पर बहुत गहराई से सोच जाती हो। ऐसा कुछ नहीं होगा। कुछ देर बाद दोनों बैठ गए और गौतम हेडलाइट बंद कर कार में डियर डिनर कर डियर कर दी। और शिल्पा, तुम कुछ देर कार में बैठो, मैं आसपास घूम कर आता हूँ। आसपास कोई बस्ती हो सकती है। नहीं नहीं, मैं अकेली नहीं रह सकती, तुम्हें अकेले जाने नहीं दूंगी। अच्छा, तुम भी, हम दोनों ही साथ चलते हैं। यदि आसपास कोई अच्छी जगह में न अच्छी जगह न मिली तो वापस लौट आएंगे। और दोनों टॉर्च की रोशनी में सड़क पर चलने लगे। जंगल में शिकार के लिए आने वाले कॉटेज भी बना लेते हैं, शायद आसपास कोई कॉटेज मिल जाए। काफ़ी दूर तक दोनों चलते रहे। कुछ देखकर शिल्पा जोर से बोली, गौतम गौतम, वह देखो, उधर हल्की सी रोशनी दिखाई दे रही है। वहाँ शायद अवश्य कोई होगा। फिर दोनों सड़क से हटकर रोशनी की दिशा में चल पड़े। लेकिन मुझे यहाँ परेशान लेकिन यह रोशनी काफ़ी दूर लग रही है। जंगल में पेड़ काटने वाले रात को ऐसी रोशनी करते रहते हैं।
शायद वहाँ कोई कॉटेज ही मिल जाए। और काफ़ी दूर चल कर दोनों रोशनी की जगह पर रोशनी के पास पहुँचे। शिल्पा, यहाँ तो कोई पुरानी हवेली दिखाई दे रही है, चलो रात भर ठहरने के लिए इंतजाम हो जाएगा। मुझे तो अंधेरे में वह हवेली देख कर डर लग रहा है। ओह शिल्पा, हर बात पर डर ढूंढ ढूंढ लेना तुम्हारा स्वभाव बन गया है। अब चुपचाप चलो। और कुछ ही देर बाद दोनों हवेली के दरवाजे के पास खड़े थे। अचानक लालटेन की रोशनी आ रही थी। हवेली में कोई बाहर आओ, कोई है। भीतर धीरे धीरे चलता हुआ एक बूढ़ा आदमी बाहर आया। बाबा, हम रात भर का ठहरना चाहते हैं, तुम्हारा मालिक हो तो उसे खबर कर दो। आपकी कार खराब हो गई है, इसलिए रुकना चाहते हैं आप। हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे मालूम हमारी कार इस हवेली में जो आते हैं वे रात को कार ही खराब होती है। दूसरी भला इतनी रात गए सुनसान हवेली में क्यों आएगा। चलिए मेरे पीछे चलिए, आप मुझे नींद आ रही है। वो चुपचाप बूढ़े के साथ चलने लगे। लालटेन की धुंधली रोशनी चलते हुए काफ़ी लंबा गलियारा पार किया। बाबा, तुम्हारे मालिक हवेली में कैसे रहते हैं? अकेले या भी बच्चे भी हैं? तुम खुद चल कर देख लेना। गौतम, मुझे यह बूढ़ा कुछ रहस्य में लग रहा है। कहीं हम किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गए। ओह, तुम बेकार में हर किसी पर संदेह करने लगती हो। रात भर की बात है। तभी आगे बढ़ते बूढ़े के पांव लड़खड़ाए। बूढ़ा आगे तेजी से झुका। गौतम, तुमने देखा, वह लड़खड़ा कर नीचे गिरा है। आगे बढ़कर टॉर्च की रोशनी में देखते हैं गौतम काप कर रह गया। शिल्पा, यह कैसे हो सकता है? बूढ़ा वर्षों से इस हवेली में रहा होगा, फिर क्या इसे पता नहीं आगे क्या है? बूढ़े की आवाज़ भी नहीं सुनाई दी। गौतम, भला यहाँ से अभी निकल चलो, एक पल भी यहाँ नहीं रहना चाहती। बूढ़े ने अभी कहा था कि उसे नींद आ रही है, कहीं वह नींद के धोखे में तो नहीं गिर पड़ा। लेकिन उसे चीख पुकार की आवाज़ क्यों नहीं आनी चाहिए थी। हो सकता है कि तालाब के पानी गहरा हो और नीचे तक डूब गया हो। उसकी लाश देखता हूँ, लाश तैर रही होगी। लाश नहीं, मैं कुछ नहीं देखना चाहती। तुम वापस लौट चलो गौतम, प्लीज़। लेकिन गौतम की जिद के आगे टॉर्च की रोशनी में देखने लगा। शिल्पा, देखो, लाश पानी में तैर रही है। लेकिन दोनों वहाँ से लौट रहे थे, तभी कमरे के सामने पहुँचे। दरवाज़ा चरमराट के खुल गया। गौतम टॉर्च की रोशनी में देखा। शिल्पा, भीतर काफ़ी सजावट है, चल के देखते हैं। नहीं, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, अपनी कार में रात गुजार लेंगे, चलो यहाँ से। वो शिल्पा को ने रोकते रोकते भी गौतम भीतर चला गया। अरे, ऐसा लगता है जैसे आलीशान होटल के कमरे में आ गए हैं हम। और शिल्पा, यहाँ तो लैंप और माचिस रखी है, तुम टॉर्च पकड़ो, मैं लैंप जला देता हूँ। और लैंप की रोशनी में खूंटी पर टंगे ओवरकोट को देखकर शिल्पा चौंकी। गौतम, देखो, यह ओवरकोट ऐसा लग रहा है जैसे कुछ देर पहले मैंने लगता है कि किसी ने कुछ देर पहले ही टांगा है। हो सकता है इस हवेली के मालिक किसी दूसरे कमरे में
सो रहा हो, वो दूसरे कमरे में जाकर देखता हूँ तुम यहीं बैठो, लेकिन जल्दी लौटना, अधिक देर अकेली नहीं बैठ सकती। गौतम टॉर्च लेकर बाहर निकल गया और गौतम के बाहर गए अभी कुछ ही देर हुई थी कि वह और कोट हिल हिल रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे इसे कोई पहन रहा है, लेकिन इसे पहनने वाला कहीं दिखाई नहीं दे रहा। पलक झपकते ही और कोट चलता हुआ उसके पास आ खड़ा हुआ। कौन हो तुम? तुम देखना तुम देखना चाहती हो कि मैं इस हवेली का मालिक हूँ, देखो मुझे। लेकिन अगले ही पल और कोट वाले को देखने ही शिल्पा की चीख निकल गई। ओवरकोट पहने वह नरकंकाल शिल्पा की ओर बढ़ा। नहीं, आओ मेरे पास आओ, बहुत प्यास लगी है, मेरी प्यास ताज़ा खून पी कर बुझती है, आओ। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, नहीं। और दीवार से दीवार से टकरा कर रुकी शिल्पा, और बूढ़े ने झपक कर उसे बाहों अपने पंजों में दबोच लिया। और फिर बूढ़े ने दांत शिल्पा की गर्दन पर धस गई। उधर शिल्पा की चूक सुनकर गौतम चौंक पड़ा। वो शिल्पा चीख उसे अचानक क्या हो गया? तेजी से पल गौतम उल्टे पांव तेजी से दौड़ा, लेकिन वह उस कमरे का दृश्य उसे कपा देने के लिए काफ़ी था। खून 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 छींटे शिल्पा, टूटी हुई चूड़ियाँ, इसका मतलब उससे अपराधी से बचने के लिए संघर्ष किया। अपराधी दरवाजे से बाहर भी नहीं निकला। यदि बाहर निकला होता तो उसे मेरी नज़र अवश्य पड़ जाती। फिर वह कहाँ गया हो? तभी उसकी नज़र ओवरकोट की ओर उठ गई। ओवरकोट गायब है, कहीं गायब है। नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। इसका मतलब ओवरकोट का मालिक यहाँ आया था, वह शिल्पा को उठा कर ले गया और गौतम उसे हवेली के बाहर की ओर भागा। तभी, रुक जाओ, भीतर मत जाना, इस हवेली में भूत प्रेत है। उसने मेरी पत्नी की हत्या करके उसकी लाश गायब कर दिया। पापा, तुम कौन हो और मुझे पूरी बात बताओ, मैं सहायता करूँगा। कि, किसने तुम्हारी पत्नी की हत्या की है? मुझे उस काले ओवरकोट ने। गौतम की बात ने संतोष में सारी कहानी सुना दी। मेरी बात पर विश्वास करो और यहाँ से भाग चलो। नहीं नहीं, ओवरकोट तुम सबको मार डालेगा। दोस्त, मेरे पास रिवॉल्वर है, मेरे पास, अंदर चलो, डरो नहीं। हम इस गोली से भूत प्रेतों की डरना पड़ता है। तुम्हारी पत्नी हवेली में होगी, मैं उसे तलाश करूंगा। गलियारे में पहुंचने पर युवक ने अपना परिचय दिया। मैं घनश्याम रंजन, मेरी पत्नी सुनीता और मेरी सिस्टर मोनिका। आई एम जर्नलिस्ट और मुझे रहस्य रोमांचिक राइटिंग करना बहुत बहुत अच्छा लगता है। आप अभी तक कह रहे थे कि हवेली में कोई भूत प्रेत है। यदि ऐसा होगा तो अपने अखबार में थ्रिल हॉरर स्टोरी तैयार कर लूँगी। गौतम उसे उसी कमरे में ले गया। यह कमरे हम इस कमरे में ठहरे थे। लैंप मैंने ही जलाया था और वहाँ और ओह, तुम तो कह रहे थे ओवरकोट गायब है था। हाँ, यही यही सोचकर तो मैं हैरान हूँ, ओवरकोट फिर से वहाँ कैसे आ गया? मुझे तो लगता है
है कि कोई ये थ्रिल हॉरर फिल्म देखी है कि कहानी है, उसी से आप इतना भयभीत हो गई हैं और कोर्ट में भूत प्रेत समझ बैठी हैं। लेकिन मैंने कोई सपना देखा था, कहानी पढ़ी तो मेरी पत्नी कहाँ चली गई। भूत प्रेत की बात छोड़िए, आइए मेरे साथ चलिए, हम दोनों आपकी पत्नी को ढूंढते हैं। घनश्याम और गौतम टॉर्च की रोशनी में बाहर निकल गए। भाभी फैला टिक घने जंगल में अचानक कार खराब हो जाने से बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन हवेली में आकर तो मज़ा आ गया। मैं तो बहुत थक गई हूँ मोनिका, कुछ देर बिस्तर पर आराम करूँगी। और मोनिका भी पास आकर बैठ गई। कुछ देर बाद अन्यासी मोनिका की दृष्टि ओरकोट पर गई। ओरकोट हिलने लगा। वह चौंकी, अरे यह ओरकोट तो अपने आप हिल रहा है। मोनिका देखते देखते असारी जन परिवर्तन हुआ और ओरकोट चलता हुआ मोनिका के पास आकर खड़ा हो गया। कौन हो तुम? तुम मुझे देखना चाहती हो तो देखो, मैं इस हवेली का मालिक हूँ। और अगले पल ओवरकोट पहने नरकंकाल दिखाई दिया। मोनिका की चीख निकल गई, नहीं। और मोनिका की चीख इतनी भयभीत उसे जगा दिया। ओवरकोट की दृष्टि पड़ते ही चीखने से अपने आप को नहीं रोक सकती। आओ मेरे पास आओ, मुझे बहुत जोर प्यास लगी है। मेरे प्यास किसी इंसान के खून से बुझेगी। और चीख पड़ी मोनिका, भाभी मुझे बचाओ। ओह! नरकंकाल ने झपट कर मोनिका की बाहों में भर लिया। छोड़ दे कमीने, मोनिका को छोड़ दे, मैं तुझे मार डालूंगी। और सुनीता ने देखते देखते ओरकोट वाला नरकंकाल बूढ़े के रूप में परिवर्तन हो गया। और ओवरकोट वाले बूढ़े ने सुनीता को थप्पड़ मारा। चीखती हुई सुनीता दूर जा गिरी। बूढ़े ने मोनिका को कंधे पर डाल लिया और वह उसने दीवार के पार एक पहुंचा। दीवार अपनी जगह से हट गई और कोट वाला अंधेरे में गायब हो गया। सुनीता बाहर की ओर भागी। लेकिन अधिक दूर तक नहीं दौड़ सकी। गिरने के साथ ही वह बेहोश होती चली गई। और उसकी चीख सुनकर घनश्याम और गौतम भी दौड़े आए। लगता है फिर वही हादसा हुआ है। बरामदे में सुनीता को देखकर उसके हृदय में आकांक्षा से धड़क उठा। सुनीता, सुनीता, तुम्हें क्या हुआ? तुम? अरे बेहोश मोनिका, मोनिका कहाँ गई? गौतम, सुनीता के पास ठहरो, मैं मोनिका को देख के आता हूँ। घनश्याम दौड़ता हुआ कमरे में गया और कमरे में मोनिका का कुछ पता नहीं था। कहाँ मोनिका, कहाँ मोनिका? मोनिका का पता कैसे कैसे बताएंगी ये दीवारें? उसकी निगाहें खूटी पर उठी जिसमें और को टंगता था। ओह! और कोट अपनी जगह नहीं है, इसका मतलब और कोट कौन ले गया उसे? और घमसान दौड़ता हुआ गौतम के पास होता। गौतम, मोनिका वहाँ नहीं है, और कोट भी वहाँ से गायब है। ओह! मैंने तुमसे पहले ही कहा था, ज़रूर वह और कोट में कोई रहस्य छिपा है। समझ में नहीं आता कि मोनिका को कहाँ कहाँ तलाश करें। सुनीता को पहले होश में लाना आवश्यक है। यह घटना वास्तव सुनीता ही बताएगी। और मुंह में पानी के छींटे मारने के बाद सुनीता होश में आ गई। मोनिका, वो और कोट वाला बूढ़ा उठा ले गया है। बूढ़ा कोई भूत प्रेत है। ओह! कहाँ कहाँ ले गया मोनिका को? और कमरे में पहुंचकर सुनीता ने बताया, और कोट वाला बूढ़ा मोनिका को इस दीवार के पीछे ले गया जहाँ यह दीवार अपने आप हट दीवार जगह से हट गई थी। घनश्याम, ओह! अब तक क्या करें? यह दीवार कैसे हटाएं? और फिर
तीनों कमरे के बाहर निकले। कड़ड़ ओवरकोट और घमसान घनश्याम, लगता है किसी ने अभी अभी इसे यहाँ लगाया ठहरा यहाँ लटकाया है, लेकिन कोई भी यहाँ अब मेरे हाथों बच नहीं पाएगा। सारी गोलियां उसके शरीर में उतार दूंगा। और चीख तभी चीख उठा गौतम। घनश्याम ओवरकोट पर खून खून टमक रहा है, यह कैसे हो सकता है? घनश्याम ने हिलते हुए ओवरकोट पर गोलियां दगाई चलाई। मैं कहती हूँ यह ओवरकोट नहीं, कोई भूत प्रेत है। भाग चलो यहाँ से घनश्याम। नहीं, यदि भूत प्रेत होता तो खून कैसे टपकता? मैं इस रहस्य को जान कर रहूँगा। नहीं, इस ओवरकोट पर किसी आत्मा का प्रकोप तो नहीं है। और तभी एक रहस्य उस ओवरकोट के साथ खूटी नीचे। घनश्याम भाग चलो, देखो वह फिर कोई पहन रहा है। और ओवरकोट उसकी तरफ चला। घनश्याम, यह हमारी तरफ आ रहा है, गोली चलाओ घनश्याम, चलाओ गोली। घनश्याम ट्रिगर दबाने की कोशिश की, लेकिन तुम गोली क्यों नहीं चला रहे घनश्याम? क्या हो गया तुम्हें? ट्रिगर जाम हो गया गौतम। और रुक जाओ, कौन हो तुम? ओवरकोट नहीं रुका और उसने सुनीता को पकड़ लिया। छोड़ दो, छोड़ दो घनश्याम, बचाओ। आह घनश्याम, मारो उसे। और भागना अगला पल विचित्र आश्चर्य से भरा सबके लिए। गौतम, बचाओ घनश्याम, बचाओ, ओवरकोट उसे मार डालेगा। और ऊपर उड़ता हुआ गौतम ओवरकोट छत से टकराया। घनश्याम तेजी से पंखे की तरह घूमने लगा और तेजी से नीचे गिरा। नीचे गिरते ही घनश्याम चीख उठा। शायद यह उसकी अंतिम चीख थी। नहीं नहीं नहीं, मुझे छोड़कर नहीं जा सकते घनश्याम। और घनश्याम के जिस्म उसे फूट पड़ा खून बाहर निकला। सुनीता, होश में आओ, हवेली में रुकना खतरे से खाली नहीं है, यहाँ से बाहर निकल चलो। लेकिन उनके भागने से पहले ओवरकोट कमरे का दरवाजे पे प्रकट हुआ। ओह नहीं गौतम। और ओवरकोट ने सुनीता को पकड़ने की कोशिश की। गौतम उसे उलझ गया। अब चाहे मेरी जान चली जाए, लेकिन मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा इसे। और ओवरकोट ने एक हाथ तेजी से घूमा और गौतम जाकर दीवार से टकराया। ओवरकोट सुनीता की ओर बढ़ा। ओवरकोट ने फिर सुनीता को पकड़ लिया और गौतम तेजी से उछला। ओवरकोट के कॉलर को पकड़ कर झूल उठ गया। हत्यारे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और ओवरकोट कुछ ही पलों में सचमुच रुक गया और ओवरकोट का चेहरा नरकंकाल में परिवर्तन होने लगा। ओवरकोट गौतम की ओर झपटा। गौतम की निगाह पास पड़ी रिवॉल्वर और पलक झपकते ही गौतम ने रिवॉल्वर उठा ली और ट्रिगर दबा दिए। नरकंकाल में परिवर्तन हुआ और आगे बढ़कर ओवरकोट ने गौतम को उठा लिया और नीचे और तेजी से दीवार पर दे मारा। ओवरकोट के सामने अब कोई अवरोध नहीं था। गौतम अपने होश खोता चला गया। उसने सुनीता को कंधे पर उठाया और पल झपकते ही गायब हो गया। पता नहीं कितनी देर तक गौतम बेहोश रहा। उसे होश आया तो दीवार घड़ी में 3 बज रहे थे। ओह,
3 बज गए और कोर्ट सुनीता को भी ले गया। वह तेजी से दौड़ता हुआ गौतम हवेली से बाहर पहुंचा और तभी वहाँ एक और कार आकर रुकी। सुनिए सुनिए, भाग जाइए यहाँ से, यहाँ मत रुकिए, हवेली में मौत छिपी है। कैसी मौत? कौन हो तुम? और हवेली, इस हवेली में रहते हो? नहीं, मैं तुम्हारी तरह परदेसी हूँ, रात गुजारने के लिए हवेली में ठहर ठहर गया। अप मेरी पत्नी मेरे साथ थी, उसमें मेरी पत्नी को मार डाला। किसने मार डाला पत्नी को? तुम को? चलो मेरे साथ। नहीं, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, भाग जाइए यहाँ से। वह आता ही होगा और वो आ गया तो हम में से किसी को जीवित नहीं छोड़ेगा। प्लीज़ भाग जाइए यहाँ से। तुम्हारी पत्नी का हत्यारा इस हवेली में मौजूद है। कौन हो वो? हाँ, वो भीतर हवेली में है, किसी पल भी बाहर आ सकता है। उसके खून की प्यास है। ओवरकोट है। ओवरकोट? कोई ओवरकोट कभी हत्यारा नहीं हो सकता। हाँ ही, हंसो मत साहब। वह ओवरकोट को देखोगे तो तुम भी अपनी हंसी कभी हंस नहीं पाओगे। तुम्हारी आंखें के सामने तुम्हारी खूबसूरत पत्नी की हत्या कर देगा और तुम कुछ नहीं कर सकोगे। मेरी बात मानो, जान बचाना चाहते हो तो भाग जाओ यहाँ से, वरना वो साहब वो आ रहा है ओवरकोट। और बुरी तरह चौक चौक सब ने हवेली की ओर देखे। और ओवरकोट नहीं, साक्षात मौत। मौत। मैं फिर कहता हूँ साहब, भाग चलो। ओवरकोट अभी वह दरवाजे पर स्थित था। डरो नहीं, मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूँ। अभी ओवरकोट वाला खूनी हत्यारा, अब इसे जेल भेजकर सजा के रहूँगा। नहीं नहीं, रुक जाइए साहब, मौत के पास नहीं जाइए। आपकी गोलियाँ, तुम्हारी गोलियाँ भी उसे नहीं मार सकती। मैडम, अपने पति को रोक लीजिए। रणबीर, रुक जाओ। और धीरे धीरे चलता हुआ इंस्पेक्टर ओवरकोट के पास आकर जा पहुंचा। कौन हो तुम? इस हवेली का चौकीदार साहब। क्या आपको हवेली में ठहरना है? रणबीर की पत्नी सूरी गौतम उसके पास पहुंच गई। अरे, यह तो बूढ़ा को हत्यारा कह रहे थे, यह चौकीदार है। इतना बूढ़ा कमज़ोर कि कहीं चल भी नहीं सकता। यह बूढ़ा और कमज़ोर नहीं है साहब, यह खूनी है, हत्यारा है। मेरी बात मान ली, भाग जाइए, चलो यहाँ से। यह खूनी हवेली है साहब, खूनी हवेली। वाह, फिर तो बहुत रोमांच मिलेगा यहाँ ठहरने में। क्यों सर भी? तुम्हारे साथ तुम हमारे साथ अंदर चलो। मेरे रहते तुम्हें किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं। चलो, शायद मोनिका का कुछ पता चल जाए। मुझे इनके साथ चलना चाहिए। और गौतम रणबीर को और कोट वाले कमरा दिखाया। यह वह कमरा रणबीर जहाँ देखो और कोट मेरी पत्नी को गायब किया और सुनीता और उसके पति धन श्याम की हत्या की मेरी आंखों के सामने। लेकिन उस कोई और कोट यहाँ कैसे सब कर ऐसे कर सकता है सर भी? मुझे तो यह एक थ्रिल हॉरर स्टोरी लग रही है रणबीर। यह स्टोरी नहीं है सुरभि, यह सच है। आंखों देखे सच। और यह बूढ़ा चौकीदार नहीं, वह हवेली में भटकती हुई कोई आत्मा है जो यहाँ ठहरने वालों को खून पी जाती है। रिलैक्स मिस्टर गौतम, रिलैक्स। शायद तुम सच कह रही हो, सब पता कर लूँगा। सुरभि, थर्मल से कॉफ़ी निकालो, हम तीनों को कॉफ़ी पियेंगे। कॉफ़ी इसलिए इस थर्मस में कॉफ़ी होगी ही नहीं। सुरभि ने जल्दी थर्मस खोला।
इसमें, अरे इसमें तो एक बूंद भी काफ़ी नहीं है, हमारी काफ़ी भी ऐसे ही गायब हो गई थी रणधीर, और कार अचानक खराब हो गई थी। अरे यह कैसे हुआ सुरभि, पिछले कस्बे में तो काफ़ी ली थी हमने। सुरभि भयभीत हो उठी, कहीं सचमुच हमारी इस हवेली में आत्मा का प्रकोप तो नहीं है। लेकिन हमारी कार खराब नहीं हुई, कोई बात नहीं, बूढ़े चौकीदार से चाय का प्रबंध कराने को कहता हूँ। लेकिन वह बूढ़ा चौकीदार भी तुम्हें नहीं मिलेगा रणवीर, वह गायब हो चुका है। यह कैसे हो सकता है, मैं अभी बाहर जाकर देखता हूँ। और तभी सुरभि की आवाज़ सबने चौंका दिया, रणवीर देखो, और कोट हिल रहा है। हाँ, अरे हाँ, यह तो जैसे हवा भी इतनी तेज नहीं चल रही। रणवीर ने ओवरकोट हिलते देख कर हैरान हो गया। रणवीर, यह ओवरकोट उस बूढ़े चौकीदार ने पहन रखा था, तो फिर यह कमरे में कैसे आ गया? रणवीर, हो ना हो हम किसी भूतवा हवेली में आ गए हैं। और रणवीर ने उसकी रणवीर ओवरकोट उसकी ओर बढ़ने लगा, दाएं दाएं दाएं। तभी ओवरकोट खूंटी से उतर गया, कोई दिखाई नहीं दे रहा। ओवरकोट किसने उतारा? रणवीर, यहाँ से भागो, भाग चलो रणवीर। और रणवीर गोलियों की बौछार कर दी। ओवरकोट खून से टपकने लगा, लेकिन ओवरकोट रुका नहीं। तभी तीनों तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़े, लेकिन ओह, दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया है। अब क्या होगा रणवीर? मैं दरवाज़ा मैं दरवाज़ा तोड़ कर कर देखता हूँ। रणवीर ने पीछे हटकर दरवाजे की ठोकर मारी, लेकिन ठोकर से दरवाज़ा तोड़ दिया। दोनों ने ठोकरों ने दरवाजे को तोड़ दिया। तीनों भागते हुए हवेली के बाहर निकले। सुरभि, गौतम, जल्दी कार में बैठो। पता नहीं अभी रणवीर कार स्टार्ट कर पाता है कि तभी, अरे कार, हमें इस कार से इसे कुचल डालो रणवीर, मार डालो इस खूनी को। कार तेजी से दौड़ी, लेकिन बूढ़े से नहीं टकरा सकी, और बूढ़े ने कार उठाकर दूर फेंक दी। बूढ़ा सुरभि को उठाया और उसकी दांत गर्दन पर गड़ा दिए। कुछ ही देर में सुरभि की चीखें दम तोड़ गई। हर रात हवेली में हत्याएं होती थी। कौन था बूढ़ा चौकीदार? ओवरकोट हत्याएं क्यों करता था? किसकी आत्मा छिपी थी ओवरकोट में? इन खूनी ओवरकोट का रहस्य